गुड इवनिंग बेटा। यार अब मैं ना ऐसे इसी टाइम पे ना इवनिंग में जा कर के सारे लेक्चर्स अपलोड किया करूँगा, दिया करूँगा आपको, है ना। और डेली का डेली देखते चलो, है ना, डिले मत करो। कुछ मैं लेक्चर्स देख रहा हूँ, तुम लोग कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, लेट देख रहे हैं, बेटा लेट मत करो उसे ना, टाइम टू टाइम करते चलो तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, ठीक। चलिए आइए, लेंस चल रहा था हमारा, ऑलमोस्ट एंडिंग पे ही है। अब देखिए बेटा, लेंस में हमारा एक कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस समझते हैं, फिर आपको इसमें लेंस को हम कट भी करेंगे, कभी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो भी है, उसमें जो इफेक्ट्स आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट आज हमारा मेन टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। जरा इसे समझते हैं और फिर बाद में आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, सिंपल फॉर्मूले हैं, याद रखना है आपको, और आपको इफेक्ट समझ के रखना है उनका। पावर ऑफ लेंस, ठीक है बेटा। अभी तो मैं पावर ऑफ लेंस के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, तो जरा देखो एक चीज़, मीनिंग समझना। हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास मैंने दो थिन लेंस लिए, एक लेंस ये है, सेकेंड वाला लेंस हमने यहाँ पे ले लिया, दूसरा ऐसा ले लो मान लीजिए। और अब अपन ने क्या किया यार, यहाँ पर एक पोजीशन ली ऑब्जेक्ट की, सेम पोजीशन पे नीचे जा कर के मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रखा, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को मैंने दोनों के साथ रख दिया एक ही पोजीशन में, ठीक है। अब इनका अपना एक फोकल लेंथ होगा। यहाँ से क्या हुआ सर, लाइट आई इंसिडेंट हुई। अब जो लाइट इंसिडेंट हुई है ना, होगा क्या, क्योंकि मुझे पता है कि सर, क्योंकि मैं उसको यदि एक लेंस में से पास करवाता हूँ तो लेंस का क्या होता है अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण से बेटा हम लोग बोलते थे मीडियम चेंज होगा तो लाइट बैंड होगी, है ना। तो हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है तो ये कितना बैंड हुआ, तो एक्चुअल पाथ ये था, मान लीजिए वो ये बैंड होकर के यहाँ पहुँच गया इतना, है ना, तो वो इतना बैंड हो रहा है इस कंडीशन में फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले केस में मैंने बोला कि सेम डिस्टेंस से सर मैंने फिर से एक लाइट को इंसिडेंट करवाया। अब मैं ये नोटिस करता हूँ, क्या नोटिस करता हूँ यार, ये इतना बैंड हुआ था, ये कम बैंड हुआ, ऐसा गया, है ना। तो देखो एक चीज़ हम ये बोलते हैं कि यार यहाँ पर जो लाइट है ना, इस वाले केस में वो कम बैंड हो रहा है, यहाँ पर बैंडिंग ज़्यादा है, तो ये वाला बैंडिंग ज़्यादा हो गया, ये बैंडिंग कम है। तो डिपेंड करता है बेटा, हम लोग ये बोलते हैं कि यदि मैं लेंस पर लाइट को इंसिडेंट करवाऊँ तो वो कितना उसकी क्या एबिलिटी है लाइट को बेंड करवाने की, है ना, कन्वर्स करने की या डाइवर्स करने की, दोनों प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कन्वर्जिंग पावर किसका ज़्यादा है, मतलब कन्वर्जिंग एबिलिटी किसकी ज़्यादा है, कि कौन ज़्यादा कन्वर्स करेगा, जो ज़्यादा कन्वर्स करेगा उसका पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने बोला इसमें यदि मैं बोल रहा हूँ कम कन्वर्स कर रहा है, इसका मतलब है कि बेटा इसका कन्वर्जिंग पावर कम है और इसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है। इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का मतलब होता है डाइवर्स करना। तो बेटा एक का डाइवर्जिंग लेंस है, तो जो ज़्यादा डाइवर्स करेगा उसका डाइवर्जिंग पावर ज़्यादा है, और जो कम डाइवर्स करेगा बेटा उसका पावर लेस है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा इसी तरीके से बोलते हैं कि सिंपल सा ये क्या हो गया एक्चुअल में, कि ये एबिलिटी हो जाती है बेटा, किस चीज़ की एबिलिटी है, कि आपको वो लाइट को कितना कन्वर्स कर रहा है या कितना डाइवर्स कर पाता है, समझ में। तो इसे ही हमने सिंपल सा क्या बोला हुआ है, पावर ऑफ लेंस। अब जरा फॉर्मूले पे आते हैं, कुछ केसेस देखते हैं, समझते हैं। ध्यान देना, समझे। देखिए बेटा पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला याद रखिए, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 बेटा फोकल लेंथ होता है, 1 फोकल लेंथ। तो याद रखिएगा पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1 फोकल लेंथ। अब बेटा एक चीज़ समझिएगा, फोकल लेंथ हम लोग यदि यहाँ पे बोलने जा रहे हैं तो ये फोकल लेंथ किस में है, मीटर में। यदि आपने मीटर में बोला है तब हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला ये है। मतलब देखो एक चीज़, पावर ऑफ लेंस को हमने P बोला, P इक्वल्स टू 1/f लिखा जाएगा, बट बेटा f तब लिखिएगा जब ये चीज़ मेरे पास मीटर में हो, और पावर मेरे पास किस में है, डायऑप्टर। बेटा जब पावर मेरे पास डायऑप्टर में होगा तो मैं उसको P से रिप्रेजेंट करूंगा, फोकल लेंथ को मैं मीटर में बोलूँगा। तो मैंने बोला P डायऑप्टर में है और फोकल लेंथ मेरा मीटर में है, तो मैं बोलता हूँ पावर इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। ठीक है, आप एक चीज़ ये फॉर्मूला याद रखिए। अब देखो ये कब की बात है, जब हमने एक केस ये बना बेटा पावर का
की पावर इक्वल टू 1/f, लेकिन कब? मीटर में। इस चीज़ का ध्यान रखना, मीटर बार बार बोल रहा हूँ ना, सेंटीमीटर में दिया रहता है, तुम ये फॉर्मूला लगा देते हो, गलत हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला देखिए इसी चीज़ का, सर पावर अभी भी मेरे पास डायोप्टर में ही आएगा, और इसका फॉर्मूला क्या लिखता हूँ सर? 100/f, और f जो है वो मेरे पास सेंटीमीटर में है। मतलब यदि मुझे कभी वो फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में बता दे कि सर उसका जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो अपन उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना? चलेगा? तो हम लोग बोलते हैं कि उसको कैलकुलेट करने के लिए 100/f सेंटीमीटर, ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक। एक थर्ड केस और देखिए बेटा, इफ लेंस इज प्लेस्ड या इमर्स्ड, है ना, प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन, मीनिंग समझो बेटा, मीनिंग समझो इसका, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। अभी तक हम लोग जो भी लेंस के लिए पावर निकालने जा रहे हैं ना, वो कब की बात कर रहे हैं मालूम बेटा? जब लेंस जो है उसका सराउंडिंग क्या है? एयर, मतलब एयर से घिरा हुआ है ना यदि वो सराउंडिंग में, तब मैं बोलता हूँ कि सर एयर से यदि वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है, तब हम लोग ने बोला है कि 1/f मीटर में है तो 100/f यदि सेंटीमीटर में है तो। लेकिन यदि मान ले बेटा इसी लेंस को उठा करके मैं किसी लिक्विड में डाल दूँ, है ना, या किसी दूसरे मीडियम में डाल दूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू, मतलब अब जो है ना लेंस, उसके सराउंडिंग का मीडियम एयर नहीं है, वो कोई लिक्विड है या कोई दूसरा मटेरियल है, तब उस कंडीशन में आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो बेटा याद रखिएगा, उस कंडीशन में हमारे पावर का फॉर्मूला होता है P, अभी भी डायोप्टर में, बेटा डायोप्टर इसका यूनिट है ना, याद रखिएगा, डायोप्टर में मेजर कर इक्वल्स टू 1/f लिखा था ना, 1 के प्लेस पे लिखिए μ/f, और f किस में है? मीटर में। तो μ/f जो आ रहा है ना, वो मेरे लिए पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, और म्यू मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और f मेरे लिए फोकल लेंथ है, तो μ/f, और f को हमने मीटर में बोला, तो ये मेरे लिए डायोप्टर का फॉर्मूला है, मतलब पावर का फॉर्मूला है। तो याद रखिएगा, कभी यदि वो मीडियम में, यदि किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाए ना, तो पावर का फॉर्मूला μ/f हो जाता है। क्लियर रखें? ठीक है, चलिए अब ये तीनों चीज़ें आप नोट करिए, समझिए, है ना। अब मैं इसको और केसेस बताता हूँ, और चीज़ें बताता हूँ, समझाता हूँ अच्छे से, है ना। नोट करो बेटा, इससे पहले तो मैं पोर्शन रब करता हूँ और चीज़ें बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक। समझते चलो बेटा, अच्छा है, नॉलेजेबल है मतलब टॉपिक, मतलब अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको भी यहाँ पे समझने के लिए। मैं बस बार बार यहाँ देखने आता हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग ना बंद हो जाए बस। ठीक है, अब देखो बेटा, अब एक केस बताता हूँ तो मैं इसी में, पावर से रिलेटेड है, मतलब पावर का ही कॉन्सेप्ट है, बट देखते हैं। आइए, देखिएगा क्या बोला बेटा मैंने, ध्यान से समझो। कुछ केसेस हैं, पॉइंट्स से याद रखें बेटा। एक केस हमने बोला, यदि मान लें बेटा मैं कभी आपसे पूछा जाता है, एक लेंस लिया हमने, और इस लेंस पर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर यदि बेटा मैं वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाऊँ, कौन सी लाइट? वाइट। बेटा यदि मैं वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाने जाऊँ, तो मुझे एक चीज़ बताओ, यदि मैं वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाऊंगा किसके ऊपर? लेंस के ऊपर, तो क्या होगा भाई? अभी तक हमने जो देखा है ना लेंस में, जो आपने बिहेवियर देखा बेटा, लाइट आया, एंगल पे गया, इस टाइप से, वो सारी चीज़ें कब होती थी पता है? जब हम लोग बोलते थे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होती थी। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक सिंगल वेवलेंथ वाली, या तो रेड लाइट आई है तो रेड, येलो आई है तो येलो, वॉयलेट आई है तो वॉयलेट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोला चाह रहे हैं भैया, वो 7 कलर्स वाली लाइट आई है। अब जरा सोचो, जैसे 7 कलर वाली लाइट यहाँ पे आई, आपको एक चीज़ पता है ना, क्या? कि सर यहाँ से क्या होगा, आपने एक रिलेशन पढ़ा था, याद करो, 1/f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है, और म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना। तो एक चीज़ सोचना बेटा, हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे वही वाली बात आने वाली है हमारे पास, कि जब आप इसको बनाने के लिए जाओगे, ये इसका एक्चुअल पाथ हो गया, है ना, ये भी इसका एक्चुअल पाथ है यहाँ से, है ना। अब जरा सोच बेटा, यदि वाइट लाइट आई है ना, तो उसके पास 7 कलर्स आए हैं, रेड भी है, वॉयलेट भी है। क्या मैं बोलूँ कि सर ये वाला जो लाइट है ना, ये मेरे लिए यहाँ से ये रेड कलर हो गया,
और यहीं से मैं बोलता हूँ ये जो चीज़ है ये मेरे लिए वॉयलेट कलर है इस तरीके से, ठीक। और मैं बोलूँगा कि सारे के सारे कलर जो है वो इनके बीच में ही आ रहे होंगे। अब मैं मतलब समझा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक रेड कलर इधर साइड से बेटा मेरे लिए जो कलर आया वो मेरे लिए आया है वॉयलेट कलर। अब मीनिंग समझे? आइए क्या होगा मुझे बताओ। रेड कलर का वेवलेंथ आपको पता है बेटा, रेड कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है और वॉयलेट का मिनिमम। तो रेड का वेवलेंथ यदि ज़्यादा है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम आ रहा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आ रहा होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ का मेजरमेंट था, याद करो सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मेजरमेंट होता था ना वो किस चीज़ का था मालूम है क्या? बोलना बेटा। वो था बेंडिंग का, कि बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट कितना बेंड हो रही है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो लाइट कम बेंड होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ज़्यादा बेंड होगी। तो हमने बोला यहाँ से गई और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, कम है, तो इसलिए सबसे कम लाइट बेंड हुई है कौन सी? रेड वाली यहाँ आई। लेकिन वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड हुई है, इसलिए सबसे बड़ा एंगल यहाँ बनाई और यहाँ पे पहुँची, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि पैटर्न वाइज देखा जाए ना, तो यहाँ पर रेड और इधर साइड वॉयलेट बनेगा। और सोचो एक चीज़, कहीं ना कहीं बेटा 1/r, आप जो ये 1/f लिखे थे बेटा, 1/f जो है एक्चुअल में वही तो 1/f को मैं p लिख दूँ पावर, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू म्यू हो गया, हाँ जी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सेम रिलेशन आ गया। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा, पावर मतलब उसको बेंड करने या डाइवर्स करने की एबिलिटी होती थी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसको ज़्यादा बेंड करने की एबिलिटी है। तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था तो सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है, और रेड का सबसे कम था तो सबसे कम बेंड हुआ। तो इस तरीके से बेटा मैंने इस चीज़ को रिलेट किया। तो हमसे कभी कोई पूछा जाए ना कि यार बता मुझे कि क्या कहते हैं कि यदि मान लीजिए मैंने एक कन्वर्जिंग लेंस लिया, ये कौन सा लेंस है हमारा? कन्वर्जिंग लेंस, इसे आप क्या बोलते हो? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो कन्वर्जिंग लेंस के टाइम पे ये इस टाइप का मुझे बनेगा, है ना, कि मतलब वाइट लाइट आएगा तो बेटा वो 7 कलर्स में मतलब एक स्पेक्ट्रम ही दिखेगा आपको। यहाँ पे 7 कलर्स दिखेंगे, वो एकदम एक पॉइंट पर इमेज नहीं बनेगा, है ना। अब सर दूसरा केस क्या हो सकता था सर, इसी में बोलो। यदि मान लीजिए मैं वो डाइवर्जिंग लेंस बनाता इस तरीके से, ठीक। अब बेटा यदि डाइवर्जिंग लेंस बनाने जाता, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब जरा बताओ क्या होगा सर। लाइट को मैंने यहाँ से इंसिडेंट करवाया और यहाँ से भी लाइट इंसिडेंट हुई है। अब मुझे बताओ एक्चुअल पाथ इसका ये होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा बेंड कौन होगा? तो मैंने बोला यार देख, अभी भी मैं बोलता हूँ सर, रेड कलर का वॉयलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, रेड का कम है ना, रेड का कम है तो सबसे कम बेंड हुआ होगा रेड वाला। तो यहाँ से ये जो लाइट गई ना वो एक्चुअल में यहाँ से मान लीजिए ये वाली रेड वाली गई, ये रेड है, तो वॉयलेट कौन सी होगी? जो सबसे ज़्यादा बेंड हुई होगी। तो सबसे ज़्यादा बेंड हुई होगी बेटा वो वॉयलेट, यहाँ से यहाँ निकल गई, ये गई मान लो ऐसा। तो अब इस कंडीशन में मुझे बताओ बेंडिंग ऑफ लाइट किसका ज़्यादा है? सर ये कम बेंड हुआ है रेड, वॉयलेट ज़्यादा बेंड हुआ है। तो जरा एक बार इसको पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं ना बेटा, बनेगा कहाँ, मिलेगा कहाँ? जरा सोच, ये रेड वाले को यदि मैं पीछे एक्सटेंड करूँ तो इधर मिलेगा, ये रेड बना, और वॉयलेट वाले को यदि मैं पीछे एक्सटेंड करूँ तो सर ये पीछे जाएगा, तो यहाँ पे वॉयलेट मिलेगा, ये वॉयलेट बना। तो अब जरा देखो यहाँ वॉयलेट से रेड का पैटर्न मिला था, लेंस से दे जाएं तो वॉयलेट और रेड, और यहाँ से भी जाएंगे तो वॉयलेट और रेड का ही पैटर्न मिला, बट लेफ्ट साइड मिल रहा है और यहाँ पे राइट साइड मिलता था, ठीक है। तो ये मेरा एक इफेक्ट हो गया। और कहीं ना कहीं बेटा ये वाला जो इफेक्ट मेरे पास निकल के आया है वो भी क्या शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है बताओ मुझे? ये आपको पावर ही तो बता रहा है, जिसका पावर ज़्यादा वो ज़्यादा बैंड हुआ, जिसका कम पावर था वो कम बैंड हुआ, उसके बेसिस पे ये रिलेशन निकल के आया। चलेगा? क्लियर है? इसे समझ के रखिए। अगला देखिए एक और केस, कभी एक थर्ड केस ये बन सकता है। यहाँ पे एक पूछा जाता है कई बार क्या, कि यदि मान लीजिए बेटा मेरे पास एक लेंस है इस तरीके से, और इस लेंस को मैंने बहुत सारे पार्ट से मिलके बनाया, मतलब एक पोर्शन ये बनाया, ठीक, मान लीजिए वो ऐसा है तो ये इसका अलग पोर्शन है, दूसरा पोर्शन मैंने बनाया यहाँ पे ये वाला, इसको मान लीजिए वो मैंने ब्लैक से बना दिया इस तरीके से, थर्ड वाला पोर्शन मैंने यहाँ से बनाया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल अलग है। फिर इसी तरीके से बेटा मैं यहाँ पे जा रहा हूँ,
तो मैंने बोला यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव मटेरियल अलग है और लास्ट में मैंने ये इसका मटेरियल अलग कर दिया। तो यदि मैं बोलता हूँ कि मान लो बेटा कि एक लेंस है जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है मेरे पास, तो मुझे एक चीज़ बताना, इस कंडीशन में क्या होगा, है ना। तो ज़रा सोचो, क्या इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होंगे? बिल्कुल सर, इसका μ1, μ2, μ3, μ4, μ5 सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। आपने अभी पढ़ा था सर, फोकल लेंथ 1/f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू μ-1। अब सोचो, इन दोनों के बीच में रिलेशन है ना μ-1 का, मतलब 1/f मीन्स क्या? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ-1, है ना। अब एक चीज़ सोचो, पावर के बारे में बोला जाए तो वो भी म्यू के प्रोपोर्शनल आ गया और फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके साथ। मतलब एक चीज़ बताओ क्या हो जाता है इस कंडीशन में कि यदि वो इस तरीके से मिलके बना हुआ है ना, तो हर पोर्शन मिल करके एक ही जगह पर फोकल लेंथ नहीं बनाएगा। जैसे हम लोग क्या बोलते थे, जैसे यहाँ पे भी देखो एक चीज़ ज़रा नोटिस करना, यहाँ पर यदि मैंने वॉयलेट कलर बोला था तो वॉयलेट जहाँ पे मिला है तो एक्चुअल में वॉयलेट के लिए जो फोकल लेंथ आएगा वो कौन सा आएगा? सर पैरेलल लाइट आई थी, जहाँ मिलेगी वो फोकल लेंथ है, तो ये FV है, ये वॉयलेट का फोकल लेंथ है। और यहीं पर R वाला जो है वो यहाँ मिल रहा है, तो इसका फोकल लेंथ ये FR हो गया। समझ में आ रहा है? तो देखो फोकल लेंथ की वैल्यूज़ बदल गई ना, मतलब एक ही फोकल लेंथ नहीं होगा, यहाँ पर वेरिएबल फोकल लेंथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसका फोकल लेंथ अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग। तो यदि एक लेंस को आप अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बनाओगे तो सबके फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग फोकल लेंथ मिलेगी, चलेगा मटेरियल के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे नोट करिए, समझिए, फिर मैं अगले वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स और बताता हूँ। जरा नोट कर लीजिए इसे। चलो देखें, आई, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ ध्यान से, अब बेटा अपन आ जाते हैं इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और फिर अपन वहाँ पावर वगैरह के फॉर्मूलेस देखते हैं और देखते हैं टॉपिक क्या होता है आज। बस बेटा 1-2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा अपना टॉपिक यहाँ पे पूरा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। ठीक, समझिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की बात कर रहे हैं ना, हम लोग बोल रहे हैं यार 2 लेंस को यार कंबाइन कर दें। ठीक, सिर्फ मैं पिक्टोरियल भी बना रहा हूँ ना, मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रहा, उसका रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, मेन अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो बेटा एक लेंस हमने ये लिया और इसी लेंस से लगा के मैंने ये दूसरा लेंस डाल दिया, ये तो ठीक, दोनों लेंस लिए। मान लीजिए बेटा इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, दोनों के फोकल लेंथ अलग अलग हैं। अब यदि मैं यहाँ पर इमेज फॉर्म करने के लिए जाऊँ और इसका टोटल कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना चाहूँ, मीनिंग समझ लेना, मतलब क्या है कि सर 2 इंडिविजुअल अलग अलग लेंसेज हैं, उनको कंबाइन करके हमने जो ये पूरा सिस्टम बनाया ना, ये खुद अपने आप में एक लेंस है, तो इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये निकालना, सॉरी इसका फोकल लेंथ कितना आएगा कंप्लीट का, तो कंप्लीट का फोकल लेंथ निकालने का तरीका देखो, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, मैंने बोला सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया मैंने, मान लीजिए ऑब्जेक्ट से बेटा मैंने यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट करवाई इस वाले पे, ठीक गई होगी। अब बेटा मैं ऐसा बोलता हूँ, देखो पूरा बनाने की जरूरत करने भी नहीं है, हमने बोला कि यार एक्चुअल पाथ ये था, बट मान लीजिए वो डेविएट होकर के लाइट यहाँ पहुँच गई होगी सीधे, तो वो कब की बात है, जब मैंने इस लेंस को सोचा ही नहीं है, मतलब लेंस को हटा दो तो बेटा लाइट यहाँ से गई और रिफ्रैक्ट हुई है, और रिफ्रैक्ट होकर के बेटा इसने इसका फर्स्ट इमेज यहाँ बनाया I1। समझ में आ रहा है, किसका इमेज बनाया होगा सर, ऑब्जेक्ट O का। जो ऑब्जेक्ट O को मैंने U डिस्टेंस पे रखा है ना, सेंटर से मान लीजिए। अब सुनिए, तो मैं ये बोलता हूँ, इतना लिखने की जरूरत, हाँ U लिख लीजिए यार, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न आ जाएगा। अब सुनिए, ये लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, इसका इमेज यहाँ पे बना। अब हम क्या बोल रहे हैं, जैसे आप दूसरा लेंस लगाने जाओगे, क्या कर रहे हैं मालूम, समझो ऐसा, सेकेंड वाला लेंस हटा दो, एक लेंस था भैया, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, तो लाइट गई, बैंड हुई होगी और बाकायदा यहाँ पर इमेज बना दी फर्स्ट। उसके बाद ऐसा इमेजिन करके अब जाके मैंने दूसरा लेंस रखा। अब दूसरे वाले लेंस के लिए क्या हो जाएगा, भैया ये तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, अभी जो यहाँ से लाइट आई थी उसने जो इमेज बनाई, अब वो इमेज इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी। तो मैंने कहा मान ले बेटा जो फर्स्ट वाले का जो इमेज बना था ना, वो कितनी डिस्टेंस पे बना था, V1। बेटा ये सारे डिस्टेंसेस सेंटर से होते हैं और थिन लेंस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो मैंने V1 बोला। अब सुनो, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया किसके लिए, सेकेंड वाले लेंस के लिए, और इसका इमेज फाइनली, तो देखो जरा एक से सोचो, यहाँ से लाइट गई थी सर, रिफ्लेक्ट हुई होगी, फिर इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो यहाँ से भी तो और बेंड हुई होगी ना, तो एक्चुअल में फाइनली जो वो इमेज बनाई वो यहाँ बना ली सपोज कर। तो मैंने बोला ये आई इमेज है, तो ये आई इमेज बन गया, और ये फाइनल इमेज है तो इसका डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, V से। ठीक, अब जरा सोचो एक से, ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ। O ऑब्जेक्ट था सबसे पहला, ध्यान से समझना बना कैसे। O ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले लेंस के लिए, इस ऑब्जेक्ट का इमेज उसने I1 पे बनाया, और I1 जो इमेज बना ना वो मेरे सेकंड वाले लेंस का ऑब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ से लाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर के बेटा यहाँ पर इमेज बना था। ठीक, तो फाइनल इमेज मेरा यहाँ बन रहा है। अब जा करके मैं लगाना चाह रहा हूँ इक्वेशंस, कौन सा, लेंस फॉर्मूला। ठीक, अब बेटा लेंस फॉर्मूला लगाइए, तो मैं फर्स्ट वाले लेंस पे बता रहा हूँ। फर्स्ट लेंस की बात करें बेटा, फर्स्ट लेंस के लिए बताइए 1/f, विदाउट साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, सबको एक जैसा है ना, तो 1/v, v होता था, -1/u = 1/f, तो 1/v, v मतलब इमेज। तो बेटा देख, पहला वाला ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनाया ना वो v1 पे बनाया, तो 1/v1 -1/u, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये = 1/f1 फोकल लेंथ फर्स्ट का। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन आया। ठीक, सेकेंड लेंस पे जाओ, और सेकेंड लेंस पे जा करके फिर से मैंने अप्लाई कर दिया यही वाला फिर। अब सेकेंड लेंस के लिए सोचो 1/v लेंस फॉर्मूले में, तो v कौन है, इमेज, फाइनल इमेज यहाँ मिल रहा है भाई, तो 1/v -1/u, u क्या हो जाएगा सर, ये वाला डिस्टेंस v1। अरे एक्चुअल में जो ये इमेज था ना वही इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये v1, तो 1/v1 = क्या हो जाएगा 1/f2 फोकल लेंथ, ये सेकेंड आ गया। और अब जा करके हम लोग एक रिलेशन निकाल के लेके आते हैं, हमारे देखो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये दोनों की बात थी, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे बेटा, 1 + 2, तो क्या लिखेंगे 1/v1 - 1/u + 1/v - 1/v1 = 1/f1 + 1/f2। कैंसिल करो और ख़त्म करो, देखो 1/v1 - 1/v1 कैंसिल, यहाँ से निकल के आया 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2। मुझे बताना बेटा 1/v - 1/f क्या है मालूम है? हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये दोनों, देख ये जो पूरा लेंस है ना कॉम्बिनेशन, इसको सोचो कि एक मोटा लेंस रख दिया यहाँ पे बड़ा, ये वाला ये लेंस है, इस लेंस के लिए बेटा ये ऑब्जेक्ट है u डिस्टेंस पे, और इसका फाइनल इमेज जो बन रहा है वो v डिस्टेंस पे बना गया वहाँ पे। तो एक्चुअल में तो ये पूरे लेंस की बात हो रही है, तो इस लेंस का फोकल लेंथ आ जाएगा ना लेंस फॉर्मूले से। तो मैंने बोला सर ये मेरे लिए फोकल लेंथ आ रहा होगा 1/f टोटल, बोल दीजिए पहले से कंप्लीट। तो f टोटल जो आ रहा है ना वो एक्चुअल में किसके इक्वल आ गया सर, 1/f1 + 1/f2। क्लियर है? तो बेटा ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सर यदि दो लेंस को कंबाइन करने जाओगे, तो 1/f टोटल = आएगा 1/f1 + 1/f2। ठीक है, एक और चीज़ सोचो, यहाँ पे आया इसी तरीके से यदि आप चाहो तो f टोटल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं ना हम लोग यहाँ से। दिन मैं फॉर्मूले लिखते चलूँगा, f टोटल जो आ रहा है क्या आ गया होगा, एलसीएम ले लोगे तो सर यहाँ f1 f2, यहाँ f2 + f1 रेसिप्रोकल ले लेना, तो f टोटल की वैल्यू आ जाएगी सर f1 f2 अपॉन में f1 + f2, ये टोटल है। अगला सोचो, f टोटल भी मेरा निकल के आ गया। दूसरा, तीसरा चीज़ एक और, अभी तो सिर्फ 2 लेंस लगाए थे, 2 लेंस से ज़्यादा यदि लेंसेज लगा दूँ, बहुत सारे लेंस लगा दूँ, ठीक, तो जरा देखो अब क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बेटा एक बार इतना सा पोर्शन नोट करके रखिए। देखो कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। क्या किया, 2 लेंस थे, फर्स्ट लेंस ने उसका एक इमेज बनाया जो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बना, दोनों पे लेंस फॉर्मूला लगाया, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया। ये एफ टोटल निकाल के रखिए, फिर मैं आपको इसके और फॉर्मूले बताता हूँ, है ना, फॉर्मूले और केसेस बताता हूँ कि किस तरीके से लगाना है अपने को बार बार, है ना। चल आइए अब देखिए, ये 2 फॉर्मूले हो गए। अगला देखिए, सोचो बेटा यदि मैं बोलता हूँ यहाँ पे n लेंसेस कनेक्ट कर दिए जाएं, है ना, ठीक। अब सोचो यदि मैं ऐसे n लेंस
कनेक्ट कर दूँ n लेंस। बेटा यदि मैं n लेंसेस कनेक्ट करने जाऊँगा तो अब मेरे पास क्या इफेक्ट निकल के आएगा बताए? देखो तो सर, यदि मैं n लेंस को कनेक्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो बताना मेरे पास क्या आएगा? सर वही वाला फॉर्मूला 1/f टोटल इक्वल्स टू, सबके फोकल लेंथ है बेटा f1, f2, f3, fn। तो मैं बोलूँगा सर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अप टू 1/fn। ठीक, तो ये मेरे पास टोटल फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया। तो यदि n फोकल लेंथ है ना, n अलग अलग लेंसेज हैं, उनको कंबाइन किया तो मेरे पास ये रिलेशन आएगा। चलेगा? चलो, एक फॉर्मूला ये याद रखिए, है ना। आपको मैं केसेस बनाते चल रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ देखिए, एक और चीज़, अब पावर पे आओ। मुझे बताओ ज़रा सर, यदि मैं वो दोनों के केस में ही बात करने जाता, यहीं के यहीं लिखता हूँ मैं इसी चीज़ को, याद कर तो बेटा, यहाँ पे लिखा ना, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताना 1/f टोटल, 1/f क्या होता है? पावर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सर P टोटल, मतलब टोटल पावर जो आ रहा है वो किसके इक्वल है? 1/f1, पहले वाले लेंस का पावर, P इक्वल टू 1/f। तो ये P1 प्लस ये P2, तो मेरे पास निकल के आया ना सर कि P टोटल जो आ रहा है, P टोटल वो किसके इक्वल आ रहा है? P1 प्लस P2। इसी तरीके से यहाँ पे ज़रा सोचो, इस वाले फॉर्मूले में यदि मैं जाकर के पावर के लिए लिखने जाऊँ तो यहाँ से मुझे बताओ सर P टोटल कितना आएगा? ये 1/f टोटल मतलब P टोटल, है ना। ये P1 प्लस P2 अप टू Pn। तो बेटा एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि ये भी मेरा एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर है? चलो एक और केस देखो, फिफ्थ। अब वो वाला केस हमारा क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो अभी अपन ने जो लेंस का फॉर्मूला देखा था ना, ये थोड़ा अच्छा है, ध्यान से समझना बेटा, प्रॉब्लम में डायरेक्ट लगाइएगा। ये एक लेंस दिया है, ये दूसरा लेंस दिया, और सुनना मेरी बात ध्यान से, इन दोनों लेंस में अभी जो हमने दोनों कंबाइन किया था ना, जब दो इसके लिए फॉर्मूला निकाला था, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, उनके बीच में कोई गैप नहीं था। अब यदि मैं तुमसे बोलूं कि सर इनके बीच का गैप भी है D, सपोज करो D गैप है, और एक चीज़ और याद रखिएगा सर, यहाँ भी एयर है, इधर भी एयर है, और इधर भी एयर है, मतलब पूरा एयर से जुड़ा हुआ है, दो लेंस लगा दिए मैंने, इनका फोकल लेंथ f1 और इसका फोकल लेंथ f2 है। अब बता, अब यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँगा तो बिल्कुल बाकायदा यहाँ से लाइट जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर इधर आएगी, इफेक्ट बदला है, पावर भी बदलेगा, फोकल लेंथ भी बदलेगा। अब इसके फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, समझिए, इसके फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा 1/f टोटल इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अभी तक तो हमने लिखा ही था, क्या दोनों है तो कंबाइन करेंगे तो यही आएगा। अब एक चीज़ याद रखना है, इस D डिफरेंस के कारण, जो डिस्टेंस आ रहा है ना गैप, इसके कारण से बेटा एक चीज़ में चेंज आ जाता है, हम इसको लिखते हैं -D/f1 f2। तो ये एक पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, याद रखिएगा कि 1/f टोटल इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 f2। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला ये ध्यान रखें अच्छे से फोकल लेंथ के टर्म्स में, और इसी चीज़ को बता बेटा, यदि P टोटल की बात करी जाए पावर के टर्म्स में, तो 1/f टोटल मतलब पावर है, इक्वल टू हो जाएगा सर P1 प्लस P2 माइनस D। बेटा 1/f1 मतलब P1, 1/f2 मतलब P2, तो P1 P2, और ये मेरे लिए P टोटल का फॉर्मूला निकल के आया कि सर टोटल पावर जो निकल के आ रहा है वो मेरे लिए कितना आया, P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। कब लगाना है? जब मैंने बोला दोनों लेंस के बीच में गैप आ जाए। अब दोनों के बीच में गैप आएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक, एक और केस बताता हूँ, देखो अब देखना, यही सब चीज़ों में होता है जहाँ पे हम न्यूमेरिकल में गलत करके आते हैं, तो आप मत करना, मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है? ठीक, अगला सपोज कर बेटा फिर से वही केस बोल रहा हूँ सर, दो लेंस हैं, इनका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, इनके बीच का सेपरेशन है d। अच्छा, अभी हमने क्या बोला था सर, एयर से घिरे हुए थे पूरे लेंस,
मैं अभी भी बोल रहा हूँ सर इधर का पोर्शन मेरे लिए एयर है, इधर का पोर्शन भी मेरे लिए एयर है, बट बीच का पोर्शन क्या गया? तो ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। मतलब समझ रहे हो कि सर अब यदि मैं लेंस की भी बात करने जाऊँ और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँगा, लाइट आएगी फिर यहाँ जाएगी, इस टाइप से। अब सुनो क्या डिफरेंस आया सर, सराउंड इधर दोनों के आइट साइड तो अभी भी एयर है, लेकिन बीच में फिर कोई मीडियम आ गया। मतलब सोचो ना, ग्लास का भी बना सकते हैं कि जिस फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये लेंस है, ये दूसरा है और ये तीसरा, तो सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल दो। या फिर मान लीजिए किसी लिक्विड को बीच में फिल कर दिया, तो हम बोलते हैं यदि कोई मीडियम आ जाएगा ना बीच में म्यू, उस कंडीशन में एफ टोटल का फॉर्मूला क्या निकलेगा? फॉर्मूले में छोटा सा करेक्शन फिर से, 1/f टोटल इक्वल टू, अभी हम लोग बोलते थे डी डिफरेंस के लिए क्या लिखा था, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2, राइट ना। अब क्या लिखना मालूम है, म्यू का इफेक्ट डालो, म्यू के कारण से ये चेंज आ जाएगा, d/म्यू, सिर्फ d/म्यू। मतलब एक्चुअल में जो फॉर्मूला निकला ना वो 1/f टोटल इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/म्यू f1 f2, ये आपका फॉर्मूला आ गया, इसे ध्यान रखिए, ठीक है। अगला बताइए, इसी में यदि मैं पावर की बात करने जाऊँ तो बताओ P टोटल क्या हो गया होगा सर, P1 प्लस P2 माइनस D, और 1/f1 और 1/f2 से P1 P2, तो 1/P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, ये मेरा फॉर्मूला करेक्ट हुआ। क्लियर है? तो देखो अब मैंने तुम्हें फोकल लेंथ में पावर ऑफ लेंस बताया, पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड मैंने जितने फॉर्मूले बताने चाहिए थे बता दिए, है ना, ताकि इतने फॉर्मूलेज में करो। और भी केसेस लेकर के आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, टेंशन मत लेना। अब इतने केसेस के बेसिस पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करना आना चाहिए और प्रॉब्लम्स बनना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा एक बार इसको नोट कर, तो फिर मैं आपको एक और केस है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर अपन ख़त्म करते हैं इसे। अभी अपलोड नहीं है, नहीं अभी तो हो गया होगा मेरे ख्याल से अपलोड, एक सेकंड देखिए, चले आइए, हो गया। अब सुनो एक लास्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, गलत मत करना। क्या, जहाँ पे भी फोकल लेंथ लिखने जा रहे हो ना f1 f2, बाकायदा साइन कन्वेंशन के साथ, यदि वो कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव विद साइन आप रखेंगे, तब जा करके आपको वो चीज़ समझ में आएगी। समझ में आए? मतलब जैसे बताऊँ एक चीज़, सोचो तो ज़रा, यदि मैं कभी लिखने जाऊँ, यही समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि एक लेंस हमने लगाया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इसी के साथ में ही मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस भी बना दिया, कंबाइन कर दिया, और मैंने बोला यार इसका भी फोकल लेंथ और इसका भी फोकल लेंथ, दोनों के फोकल लेंथ सेम है। अब यदि इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो ज़रा सोचो तो क्या आएगा सर, 1/f टोटल इक्वल टू 1/f1, तो पहला वाला प्लस f आएगा, क्यों, कॉन्वेक्स का था, और प्लस 1/f2 ये माइनस f आएगा क्योंकि कॉनकेव का है, तो डिफरेंस आएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो f टोटल निकल के जो आ रहा होगा ना वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि ये इधर गया, ये इधर आया 0। तो बेटा मुझे बता फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसका होता है, प्लेन मिरर का, प्लेन सरफेस का, तो ये एज अ प्लेन मिरर ये बिहेव कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि कभी भी हम यदि लिखने जाएं तो उस तरीके से आप साइन कन्वेंशन के साथ बात करना और फिर लिखना। क्लियर है? चल अब आ जाओ, एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, न्यूटन्स फॉर्मूला है ना। अब वो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है उसे ध्यान से समझ लो। कॉन्जुगेट फोकाई करके एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, आइए। बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला
अब ये न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से समझना। और न्यूटन्स फॉर्मूले में एक कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट फोकाई, है ना। अब एक्चुअल में कॉन्जुगेट फोकाई क्या होते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला क्यों बना है, क्या बता रहा होगा, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझ लो, ठीक है। ध्यान देना बेटा, एक केस है कॉन्जुगेट फोकाई हम लोग किसे बोलते हैं, ध्यान देना। मान लीजिए मैंने बोला, पहले समझते हैं, बनाते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि एक्चुअल में है क्या वो चीज़। बेटा ये हमने एक लेंस लिया, इस लेंस पे हमने इस तरीके से एक प्रिंसिपल एक्सिस भी बना दी भाई, ठीक, चलो बना लो। अब मैंने क्या बोला, देख ऑप्टिकल सेंटर, बेटा मान लो ये फोकस है F1 फर्स्ट, सेकेंड वाला फोकस यहाँ पर है F2। अब मैंने क्या किया, ध्यान देख बेटा, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा इस तरीके से AB, ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करवाता हूँ, कैसा बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइट इंसिडेंट करवा दी यहाँ से। अब सुनो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइट को इंसिडेंट करवाया, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से जाएगा, सर फोकस से होते हुए जाएगा। तो वो फोकस से होते हुए लाइट यहाँ से ये गई, चलेगा। अगला क्या है, यहाँ से मैंने दूसरा लाइट इंसिडेंट करवाया बेटा, वो फोकस से करवा देता है। ध्यान देना, आपको समझ में आएगा चीज़ें क्लियर। देखो मैंने यहाँ फोकस से लाइट को इंसिडेंट करवाया ऑब्जेक्ट लेंस पे, ठीक, चलो। अब इसको यदि मैं यहाँ से कराऊँ तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसने यहाँ पे जाकर के इसका इमेज बनाया, किसका, AB का, तो A डैश B डैश यहाँ पर इमेज बना उसका, क्लियर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ये चीज़ समझना। कॉन्जुगेट फोकाई का मतलब ये होता है बेटा, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को इस जगह पे रखा था AB, तो उसने इसका इमेज कहाँ बना दिया, सर यहाँ पे। तो देख अभी ये ऑब्जेक्ट था, ये उसका इमेज था। अब मैं ये बोलता हूँ कि यदि पलट दूँ कि सर यहाँ पर यदि मैं ऑब्जेक्ट रख दूँ, तो बेटा मैं बोलता हूँ कि सर वही चीज़ आपको इमेज यहाँ भी बना देगी। मतलब देखो अभी जो ब्लैक था ना, अब मैं ब्लू बनाता हूँ कि सर यहाँ से लाइट गई, ये गई, यहाँ से जाके इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ गई। दूसरी वाली जो यहाँ से ब्लू से आई थी, तो मैंने बोला भैया अब यहाँ से लाइट ऐसी गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के बेटा वो यहाँ पे गई और फाइनली इमेज यहाँ बना दी। समझ में, मतलब दो पॉइंट हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि A और A डैश, ये दो पॉइंट्स हो गए जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यदि मैं A पे ऑब्जेक्ट को रखूँगा तो इमेज A डैश पे बनेगा, या A डैश पे ऑब्जेक्ट को रखूँगा तो इमेज मेरा A पे बनेगा, ठीक। तो मैं बोलता हूँ कि ये दोनों पॉइंट मेरे लिए कॉन्जुगेट फोकाई हैं। कॉन्जुगेट फोकाई का मतलब यही होता है कि जहाँ पर हमने एक जगह ऑब्जेक्ट रखा है तो दूसरे पे इमेज बने, तो दूसरे पे ऑब्जेक्ट रखूँगा तो पहले पे इमेज बने, तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट फोकाई, ठीक है। अब सुनो, अब ये कॉन्जुगेट फोकाई में कुछ चीज़ें हैं, आप ध्यान से समझिए जो अपन को रिलेशन में लेके आना है। बेटा यहाँ पे क्या गिवन होता है, ध्यान रखना, इसका फोकल लेंथ पता है सर। इधर वाला जो फर्स्ट वाला है उसका फोकल लेंथ हमने क्या बोला, F1। इधर वाला जो डिस्टेंस है ये F2 है फोकल लेंथ, ठीक। अब सुनो दोनों आ गए। अगला यहाँ पे एक और चीज़ गिवन होती है, क्या, ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच का डिस्टेंस गिवन है बेटा x1। याद रखिएगा A से F1 का डिस्टेंस ये x1 है, और F2 से A डैश का डिस्टेंस जो आ रहा है ना ये x2 है। तो मैंने बोला एक x1 तो दूसरा x2। चलो मैंने इस तरीके से, मेरे पास ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और अब न्यूटन्स का जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअल न्यूटन ने क्या किया मालूम है, इस x1, F1, x2 और F2 के बीच में एक रिलेशन सेट किया, और उस रिलेशन को उसने अपना नाम दे दिया भैया न्यूटन्स फॉर्मूला, है ना, चलेगा। तो अब ये न्यूटन्स फॉर्मूला है क्या, कैसे बना होगा, क्या बनेगा, निकलेगा, ज़रा बना के देख लेते हैं यार, समझ जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ क्या करना चाहिए सर रिलेशन लाना चाहते हो ना, कैसे निकलेगा बताओ, देख के कुछ समझ में आ रहा है। अरे यार पूरी रे ऑप्टिक्स में हमने वही काम किया, ज्योमेट्री दिखता है, ट्राइंगल देखते हैं, सिमिलर बनाते हैं, रेशो लेते हैं, ख़त्म करते हैं, है ना, बनाए। अच्छा देख क्या करें, सोचो। सबसे पहले मैंने दो ट्राइंगल उठाए, कौन से वाले, आपको नेमिंग करनी पड़ेगी बेटा यहाँ पे।
इस पॉइंट को M बोल दीजिए, इसे N बोल दीजिए। अब ज़रा देखिएगा, मैं बताता हूँ। ट्राइंगल क्या बोले, हाँ जी चलेगा ना, BAF1 या BF1A, BF1A है ना, इज सिमिलर टू ट्राइंगल NF1। ओ क्यों, देखो सर एक तो ये 90 है, इस वाले ट्राइंगल में भी एक 90। देखो मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो एक 90 दूसरा 90, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। तो मैं बोल सकता हूँ ना भाई AA सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल मेरे लिए सिमिलर हो गए। अब यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम आएगा। तो बेटा इसका साइड कौन सा है, AB, तो मैंने यहाँ से लिया AB साइड, ये वाला। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से जो चीज़ आएगी वो आएगी NO, ठीक, NO लिखा, ठीक। अगला बताओ, इक्वल्स टू, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस लिया तो F1A है ना, और यहाँ से अपन यदि ये वाला डिस्टेंस लेने जाते हैं तो OF1, ठीक, करस्पॉन्डिंग। तो इन दोनों का रेशो लिया और इन दोनों को कंपेयर करके मैंने एक रिलेशन बना लिया कि सर BF1A और NF1O ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो उनका रेशो मैंने यहाँ से निकाला। चलेगा ना। आइए अगला देखिए सर, दूसरा ट्राइंगल देता हूँ। ट्राइंगल सोचिए वाला MF2O, MF2O is also similar to triangle हाँ B'F2A', राइट बेटा। कैसे, फिर से भाई AA सिमिलैरिटी से हो जाएंगे। कैसे, देखना ये वाला एंगल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों 90 हो गए। अब देखो जैसे ही हो गए तो अब जरा रेशो निकालो ना यार। यहाँ से इसका रेशो ले हुए तो कौन सा आएगा सर, OM लेंथ, ये वाली साइड, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से A', B'। अपना अगला इक्वल टू में सर यहाँ से ये वाला लेंथ ले लेते हैं तो OF2 अपॉन में यहाँ से F2A', चलेगा ना। अब जरा सोचो तो जरा ध्यान दें, बताओ OM, बताओ क्या यहाँ से OM और AB सेम है? हाँ भैया, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, तो हमने बोला OM इक्वल टू AB, करेक्ट है ये। और OM और AB यदि सेम है तो OM की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो मैं बोलूँगा AB अपॉन A', B' इक्वल्स टू क्या निकल के आया, OF2 अपॉन F2A', और ये सेकेंड रिलेशन है। अब फर्स्ट रिलेशन देखो, सेकेंड रिलेशन देखो। अच्छा देखना एक चीज़ बेटा, NO जो था यहाँ पे NO, जरा देखो एक चीज़, इस NO को मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना, जो NO है उसे A', B' भी लिख सकते हैं। हाँ, तो मैंने लिखा यहीं से करेक्शन कर देते हैं, NO इक्वल टू A', B' लिख सकते थे, तो मैं लिख देता हूँ ना सर AB अपॉन A', B', इसको चेंज कर दिया, इक्वल टू F1A अपॉन OF1, और ये फर्स्ट रिलेशन। अब देख एक रिलेशन ये, दूसरा ये, कंपेयर कर दें, कर दो। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैंने कंपेयर किया, कर दो। कंपेयर किया जैसे ही तो मैं बोलूँगा सर इन दोनों में AB अपॉन A', B', AB अपॉन A', B' दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो सर F1A अपॉन OF1 इक्वल टू OF2 अपॉन F2A'। कंपेयर हो गए। अब जैसे ये कंपेयर हो गए ना दोनों चीज़ें, लिख दें हम सॉल्व करके, बताओ F1A क्या था सर, x1 डिस्टेंस, सीधे लिखिए। OF1 क्या था, F1 इक्वल टू, चलेगा बेटा। देखा जाए तो दोनों नेगेटिव है उधर से, इधर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो OF2 की वैल्यू F2, और यहाँ से ये जो आ रहा है वो x2 आगे। तो एक्चुअल में यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिलेशन आएगा सर x1 x2 इक्वल टू F1 F2, और x1 x2 इक्वल टू F1 F2 जो आता है ना, इसे ही बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला। तो एक्चुअल में न्यूटन्स फॉर्मूला ये है। और सोचो यदि वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मीन्स सर F1 और F2 की वैल्यू डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है, F के इक्वल ही है। यदि दोनों F के इक्वल हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा सर, x1 x2 इक्वल टू F²। तो ये मेरे पास रिलेशन आ जाता है कब, जब इक्वी कॉन्वेक्स। चलेगा। अब
डिपेंड करेगा। बेटा ये वाला रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसे बिल्कुल याद रखिए और अब इसमें बाकायदा साइन कन्वेंशन का यूज़ करो और आंसर लेकर के आओ। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है ना, इसको हमने क्या बोला हुआ है, ये हमारे लिए न्यूटन्स फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए नोट कर लें इनसे। ठीक, चलो बेटा फिर आज के लिए इतना ही है ना, ये लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको न्यूटन्स फॉर्मूला बता दिया, आने वाले 1-2 लेक्चर में मैं और कॉन्सेप्ट वगैरह बता करके प्रॉब्लम करा के ख़त्म कर देंगे बेटा इसे जल्दी से, है ना। चलिए मिलते हैं और डेली के डेली लेक्चर अटेंड करो यार, है ना। मैथ्स वाले बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं वेक्टर प्रोबेबिलिटी के लेक्चर सेंड कर रहा हूँ, अटेंड करो। ठीक, चलिए बाय।